नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर फिर से उथल पुथल का माहौल है। इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में G23 नेताओं पर एक बार फिर हमला बोला है। अधीर रंजन चौधरी ने इस सवाल के जवाब में कि G23 गुट के नेताओं ने सामूहिक व समावेशी नेतृत्व की बात कही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पहले दिन से समावेशी और सामूहिक नेतृत्व वाले मॉडल का पालन कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार आंतरिक चुनाव करा रही है और कोई भी इसमें भाग ले सकता है। उन्होंने कहा कि G23 गुट के नेता अगर किसी फैसले को या नेतृत्व के द्वारा उठाए गए कदम को पसंद नहीं करते तो क्या वे सोनिया गांधी तक नहीं पहुंच सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी से हर कोई बात कर सकता है, तो ऐसे में G23 गुट के नेता मीडिया के जरिए बातचीत क्यों करते हैं, इससे उन्हें हैरानी होती है। पश्चिम बंगाल से आने वाले अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उनका मानना है कि पार्टी के संबंध में कोई भी विचार रखने से पहले G23 गुट के नेताओं को सोनिया गांधी से मिलना चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। ऐसा करके किसी भी विवाद को टाला जा सकता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पार्टी को मजबूत करने के लिए क्या इस तरह का कोई G23 गुट बनाना जरूरी है। पार्टी को लगातार मिल रही हार के कारण क्या बदलाव की जरूरत है। इस सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि ये सही है कि कांग्रेस को लगातार चुनावी हार मिल रही है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि इसके लिए सिर्फ नेतृत्व ही जिम्मेदार है। इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए और नए रास्ते खोजे जाने चाहिए। चौधरी ने कहा कि नेतृत्व लगातार रास्ते तलाश रहा है और नियमित अंतराल पर CWC की बैठक भी हो रही है। उन्होंने कहा कि केवल नेतृत्व की आलोचना करना हल नहीं है, इससे बीजेपी और क्षेत्रीय पार्टियों के द्वारा कांग्रेस के खिलाफ लगाई गई आग और भड़कती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कांग्रेस को खत्म करने पर आमादा है। ऐसे हालात में अगर हम नेतृत्व पर लगातार हमलावर रहते हैं तो बीजेपी का लहजा और तेवर कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के जैसे ही दिखाई देते हैं। कांग्रेस को क्या करना चाहिए, इस सवाल पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सभी नेताओं को साथ बैठना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस की कीमत पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अधीर ने कहा कि मोल भाव की ताकत हासिल किए बिना हम क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत नहीं कर सकते और हमें ये ताकत हासिल करनी होगी। उन्होंने क्षेत्रीय दलों के साथ चुनावी गठबंधन पर जोर दिया, लेकिन मोल भाव की ताकत हासिल करने को अहम बताया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर हम ये सोचते हैं कि क्षेत्रीय दल हमें सत्ता हासिल करने देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे हैं और ऐसा किसी दयालुता की वजह से नहीं बल्कि मजबूत होने से होगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ वो एक साजिश थी, उन्हें साजिश के तहत भगाया गया था। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार वो हैं जो दिल्ली में राज कर रहे थे। आज तक न्यूज़ चैनल से बातचीत में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के साथ जो भी हुआ उसके लिए उस वक्त जो दिल्ली में बैठे थे वो जिम्मेदार थे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर मेरा भी दिल रो रहा है, हर कश्मीरी चाहता है कि पंडित वापस लौटें। उन्होंने कहा कि अगर इस चीज़ को सुलझाना है तो दिलों को जोड़ने की बात करनी चाहिए और ये जो फिल्म है वो दिल को जोड़ने की बात नहीं कर रही है। यूपी के मथुरा में कथित गोवंश रक्षकों ने तस्करी के आरोप में स्वच्छता अभियान से जुड़े मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कुछ लोग पिकअप वैन चालक को गाली गलौज करते और बेल्ट से उसकी पिटाई करते नजर आते हैं। वीडियो में शख्स रहम की भीख मांगता दिख रहा है, लेकिन भीड़ ने एक नहीं सुनी। मुस्लिम चालक की शर्ट उतारकर उसे चमड़े की बेल्ट से पीटा गया। वीडियो में दिखता है कि केवल एक व्यक्ति ने हस्तक्षेप किया और हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने उसे एक तरफ धकेल दिया। पीड़ित को इतनी चोटें आई हैं कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह घटना उत्तर प्रदेश के मथुरा में रविवार रात को घटी है। रिपोर्टों में कहा गया है कि स्थानीय लोगों ने वाहन के अंदर जानवरों की हड्डियों और शवों को देखकर रोक दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने वाहन के चालक 30 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति को घेर लिया और बंदी बना लिया। गोमांस ले जाने और गायों की तस्करी के संदेह में उसके साथ मारपीट की गई। हालांकि पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वाहन जानवरों के कंकाल और शवों को ठिकाने लगाने के लिए गाँव के सफाई अभियान का हिस्सा था। अधिकारियों ने कहा कि वाहन में कोई गाय या गोमांस नहीं ले जाया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि गांव में सफाई अभियान में लगे वाहन से पशुओं के कंकाल को फेंकने के लिए ले जाया जा रहा था। भगत सिंह के पैतृक गांव में शपथ लेने के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की है कि पंजाब में शहीद दिवस यानी 23 मार्च को सार्वजनिक छुट्टी रहेगी। बता दें 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी दी गई थी। इसके अलावा पंजाब विधानसभा ने एक प्रस्ताव भी पास किया है, जिसके तहत विधानसभा में शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई जाएगी। उत्तराखंड में बुधवार को पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कई दिनों के विचार विमर्श के बाद उनको सोमवार को विधायक दल का नेता चुना गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कल उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के भी देहरादून में शपथ लेने की संभावना है। बता दें पहाड़ी राज्य उत्तराखंड उन 4 राज्यों में से एक था जहां भाजपा ने जीत दर्ज की है।
मंगलवार को पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। दाम बढ़ने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 86 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 95 रुपये प्रति लीटर हो चुकी है। इसी तरह चेन्नई में पेट्रोल 102 के पार हो चुका है और डीजल 92 रुपये के पार पहुंच चुका है और कोलकाता में पेट्रोल 105 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। ये सभी आंकड़े इंडियन ऑयल के हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत में पिछली बार बढ़ोतरी 1 दिसंबर 2021 को हुई थी। पेट्रोल और डीजल के अलावा घरेलू एलपीजी गैस का सिलेंडर 50 रुपये महंगा हो गया है, जिसके बाद बिना सब्सिडी वाले एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत राष्ट्रीय राजधानी में 950 रुपये 50 पैसे हो गई है और 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 2003 रुपये का हो गया है। इसके अलावा पटना में ये 998 रुपये से बढ़कर 1039 के पार हो गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के दौरान कीमतों में इजाफा देखने को नहीं मिला, लेकिन अब चुनाव खत्म होते ही गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर महंगा हो गया है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद बहुत सारी मुस्लिम छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया था। अब कर्नाटक की सरकार ने कहा है कि परीक्षा से गैर हाजिर रही छात्राओं के लिए फिर से परीक्षा नहीं कराई जाएगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री BC नागेश ने कहा कि परीक्षा के दौरान गैर हाजिर रहने के पीछे चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन सरकार फिर से परीक्षा नहीं कराएगी। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कर्नाटक में कई जगहों पर प्रदर्शन भी हुए थे। राज्य का कानून और संसदीय कार्य मंत्री JC माधुस्वामी ने कहा कि उनकी सरकार अदालत के फैसले के खिलाफ नहीं जा सकती है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का पालन किया जाएगा। देश की सभी 45 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अब एंट्रेंस के जरिए होगा। इसकी घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC ने सोमवार को की है। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएशन कोर्सेज में अब 12वीं के मार्क्स के आधार पर एडमिशन नहीं मिलेगा, यानी मेरिट अब काम नहीं करेगी। UGC ने यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आवश्यक कर दिया है। ये नियम आगामी शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा। रूस पर भारत के रुख को लेकर अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रतिक्रिया दी है। बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अस्थिर प्रतिक्रिया देने वाला भारत अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच एक अपवाद है। बता दें, क्वाड समूह के साथी सदस्यों ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका से एकदम उलट भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा है। इसके अलावा भारत संयुक्त राष्ट्र में रूस की निंदा करने वाले प्रस्ताव में भी शामिल नहीं हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सोमवार देर रात कहा कि वो संघर्ष विराम, रूसी सैनिकों की वापसी और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के बदले में NATO सदस्यता नहीं लेने के लिए चर्चा करने के लिए तैयार है। ज़ेलेंस्की ने कहा, ये सभी के लिए एक समझौता है। पश्चिम के लिए जो नहीं जानता कि NATO के संबंध में हमारे साथ क्या करना है, यूक्रेन के लिए जो सुरक्षा गारंटी चाहता है और रूस के लिए जो आगे NATO विस्तार नहीं चाहता है। ज़ेलेंस्की ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ सीधी बातचीत के अपने आह्वान को फिर से दोहराया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक वो पुतिन से नहीं मिलते, ये समझना असंभव है कि रूस भी युद्ध को रोकना चाहता है या नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।